हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। चलिए, मेरा नाम है सीए गौतम जैन और जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस करा हुआ है कि पेपर तक जितना हो सके उतना मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह छोटे बड़े सब कुछ करा के मदद करने की कोशिश करूंगा। चलिए, आज बच्चों मैं वापस से डिस्कशन को लेके आता हूँ ट्रू एंड फॉल्स पे, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग बड़े टॉपिक की प्रिपरेशन में लगे हुए हो, आप लोग आखिर में जाके इनको मिस आउट करके जाओगे। एंड ये पेपर का पहला क्वेश्चन रहते हैं, मैंडेटरी रहते हैं और 12 नंबर की बात है दोस्तों। तो ये जो रिसेंट अटेम्प्ट में पेपर में आया, मैंने जनवरी 25 का पेपर के क्वेश्चंस ले रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपकी रिसेंट अटेम्प्ट की एमटीपी और आरटीपी के भी क्वेश्चंस यहाँ पे ले रखे हैं और मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करता हूँ। वीडियो की लेंथ छोटी रहेगी ताकि आप लोग फटाफट इसको 2x 1.5x पे देखकर एग्जाम में जा पाओ। चलिए आ जाइए फटाफट, ठीक है। ट्रू और फॉल्स की कहानी है दोस्तों। सबसे पहला बोला गया कि मैचिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल कॉन्सेप्ट। क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट अक्रूवल कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है? तो बच्चों मैं आपको बताऊं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि आइटम्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द करंट ईयर शुड बी अकाउंटेड इन द करंट ईयर। हर वो चीज जो इस साल से रिलेटेबल है करंट ईयर से, उसका हिसाब किताब कब होना चाहिए? इसी साल होना चाहिए। अरे यही बात तो मैचिंग प्रिंसिपल भी बोलता है ना, कि इस साल की इनकम के अगेंस्ट में इसी साल के एक्सपेंसेस को आप माइनस करेंगे, पिछले साल के एक्सपेंसेस को चार्ज नहीं करेंगे। तो बच्चे अल्टीमेटली मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो डेफिनेटली बेस्ड है अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। चलिए, तो ये वाला आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। चलिए, सेकंड नंबर बोला गया, कस्टमर ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर एज यूजर ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस। ओहो हो, कहा कि कस्टमर जो बिजनेस के हैं इनको यूजर ऑफ अकाउंट्स नहीं माना जाएगा। हमने बोला ऐसा क्यों? तो लिखा दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। नहीं नहीं नहीं, गलत बात हो गई। बच्चे आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम लोग जो बुक्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? वी आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द यूजर्स। यूजर्स को हमने बोला था कि दो तरीके के हो गए, इंटरनल मतलब बिजनेस के अपने लोग, मालिक हो गया, एम्प्लॉय हो गए, आपके मैनेजर्स वगैरह हो गए, एडमिन पैनल हो गए, ये सब आपके अपने लोग। बाहर वाले बैंक हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, आपके गवर्नमेंट हो गए, ये सब बाहर के लोग हो गए। एंड दे ऑल आर द यूजर्स बिकॉज दे हैव सम इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। यहां इन्होंने बोला कि जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर नहीं माने जाएंगे। ये बात गलत है, मैं आपको बताता हूं। मुझे बताइए, अगर मैं ओला का सामान वगैरह खरीदने जा रहा हूं, मैं ओला की गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, तो क्या मैं ओला की जो भी कस्टमर की रिपोर्ट रही है पुरानी वाली, ओला के कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन रेट रहा है, ओला का जो प्रीवियस परफॉर्मेंस रहा है, ओला की गाड़ी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब चीजें देख के जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? बिल्कुल जाओगे सर। तो कहा गया कि कस्टमर भी बाय करने से पहले आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखता ही देखता है। हाँ, ये हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कम देखता है, पर उसकी इंफॉर्मेशन उसके भी काम की मानी जाती है। तो इसीलिए बोला गया यहां पर कि जो कस्टमर होते हैं वो भी यूजर्स होते हैं। यूजर्स तो हर वो इंसान है जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर रहा है, उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। डन। इसके बाद अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन, मतलब क्या बोलते हैं, मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। फीफो विल नॉट शो, फीफो शो नहीं करेगा लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अरे 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 अरे, ये क्या बात हो गई? इधर आ जाइए। कहा अंडर द इन्फ्लेशनरी कंडीशन फीफो विल नॉट शो द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों मान लीजिए ये पूरा का पूरा साल है, ठीक है। हमने मान लीजिए यहां पे पहली बार सामान खरीदा 10 रुपए के रेट पे, इसके बाद दूसरी बार सामान खरीदा हमने 15 रुपए के रेट पे, तीसरी बार सामान खरीदा हमने 20 रुपए के रेट पे, चौथी बार सामान खरीदा 25 रुपए के रेट पे। मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, क्वेश्चन ने बोला था अंडर द इन्फ्लेशनरी कंडीशन, मतलब महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। अब साहब फीफो प्रिंसिपल क्या बोलता है? फीफो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हम लोग कौन सा सामान बेचते हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो बेच दिया। तो सबसे पहले हमने क्या सेल करा होगा? सबसे पहले हमने इसको सेल करा होगा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे किसको सेल करा होगा? सेकंड नंबर पे हमने इसको सेल करा होगा दोस्तों। एंड थर्ड नंबर पे इसको, एंड फोर्थ नंबर पे इसको सेल करा होगा हमने। अब मुझे बताइए, जो ये सामान बेचा गया है, बताओ इस बिके हुए सामान में जो कॉस्ट हमारी थी, वो कॉस्ट सबसे कम थी कि नहीं थी? डेफिनेटली थी बच्चे। तो कहा गया अंडर द फीफो सिस्टम अगर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस हैं, तो जो सामान सबसे पहले बिका था वो लोवेस्ट कॉस्ट का ही सामान रहेगा। तो इधर देखिए, ये लोग क्या ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं? कह रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी कंडीशन में फीफो विल नॉट शो
लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो भी सामान बेचा है वो सबसे कम दाम का नहीं होगा। ये बात से मैं सहमत नहीं हूं, ये बात मुझे गलत दिखाई देती है। मेरे हिसाब से जो भी सामान आपने सबसे पहले बेचा अंडर द फीफो सर्कमस्टांसेस इन्फ्लेशनरी मार्केट में, वो सबसे लो कॉस्ट वाला ही सामान होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए फोर्थ नंबर बच्चे। For the redemption of preference shares proceed from fresh issue of equity shares and debenture can be utilized। हो, आप सब चैप्टर पढ़ रहे हो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बताइए, जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हो तो बोला गया कि आप इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो, वहां से पैसा अरेंज कर सकते हो और आप अपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को यूज कर सकते हो। बट बोला गया कि वी कांट यूटिलाइज द डिबेंचर्स, हम नए डिबेंचर इशू करके पुराने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते नहीं है, ऐसा अलाउड नहीं करा गया है। क्यों? क्योंकि यहां पे बोला गया जो कंपनी का शेयर स्ट्रक्चर होना चाहिए, शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर, वो सेम टू सेम होना चाहिए। तो यहां पे आप यूटिलाइज कर सकते हो न्यू इक्विटी शेयर्स यूटिलाइज कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यूटिलाइज कर सकते हो, बट यू कांट यूटिलाइज डिबेंचर्स। अरे हाँ कि ना, फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो यहां पे बोला कि कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। डन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर नॉट सिनोनिम टर्म्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सिनोनिम टर्म नहीं है, दोनों के दोनों अलग हैं। बात सही है क्या? बिल्कुल सही बात है सर। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग बोलता है कि हर चीज को हमको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, जर्नल एंट्री पास करना है, किताबें बनानी है हमको, ये बुक कीपिंग बोलता है। और अकाउंटिंग क्या बोलता है? अकाउंटिंग बोलता है रिकॉर्ड भी करना है, फिर उसको लेजर में क्लासिफाई भी करना है, फिर उसको ट्रायल बैलेंस में समराइज भी करना है, फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट भी बनाना है, और यूजर को समझ में आ सके इसलिए उसका रेशियो और एनालिसिस भी करना है। अरे हाँ कि तो अकाउंटिंग पूरी कंप्लीट प्रोसेस की बात करता है, और वहीं पे बुक कीपिंग किसकी बात करता है? कि सिर्फ सामान को, सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की बात करता है। तो बुक कीपिंग बड़ा नैरो है और अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा वाइड है बच्चे, तो ये दोनों एक जैसे नहीं है। एकदम सही बात है। A ledger is also known as principal books of account। क्या लेजर को प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं? बिल्कुल प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि लेजर को यह माना जाता है कि अगर लेजर तक कहानी पहुंच गई तो अब हिसाब किताब पूरा हो पाएगा, क्योंकि आगे की पूरी प्रोसेस लेजर पर डिपेंडेंस है। लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस आएंगे, इसी को आपको लेके ट्रायल बैलेंस में भागना है, इसी से ट्रेडिंग P&L बनना है, इसी से बैलेंस शीट में डेटा जाना है, सब कुछ इस पर डिपेंडेंट है। अरे हाँ कि ना? तो इसीलिए लेजर को प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोला जाता है। तो ये ट्रू हो गया। अच्छा, इस सब को लिखा कैसे जाता है, हमको आता है क्या? बिल्कुल सर। ये देखिए, लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से हुआ करता था। ट्रू करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है, फॉल्स बोल के आपको एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है, इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप एक बार बस इसका रीडिंग लगा पाए, तो आपको टाइम मिल पाए। और नहीं मिल पाए तो मैंने जो बोला है वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, आप अगर खुद से लिख पाएंगे तो बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता हूं एक बार रीडिंग लगा ले तो आपको लिखने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, चलिए आ जाइए, आगे चलता हूं। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये एमटीपी मई 2025 पिछले अटेम्प्ट की एमटीपी के क्वेश्चंस हैं, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, मेरे को लगा इनके ऊपर डिस्कशन कर लेना चाहिए। चलिए आज सबसे पहला, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कंप्लीटली डैमेज बाय फायर इज अ कैपिटल रिसीव्ड। आपके यहां पे आग वगैरह लग गई है, आग लगने के बाद आपको इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला है। सवाल यह है कि इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा मिला है, ये कैपिटल रिसीप्ट है कि रेवेन्यू रिसीप्ट है? तो रेवेन्यू रिसीप्ट का मतलब होता था रिकरिंग रिसीप्ट, बार बार पैसा रिसीव होता है, सेल ऑफ गुड्स से पैसा रिसीव होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन से पैसा, इंटरेस्ट ऑन एफडी से पैसा रिसीव्ड होता है। ऐसे पैसे को आप है ना, रेगुलर नेचर के पैसे को आप है ना रेवेन्यू रिसीप्ट बोलते हो। क्या बार बार आग लग के आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलता है क्या? नहीं सर, ये पैसा तो रेयरेस्ट है सर, कभी कभी आ पाता है सर, जब ऐसा कुछ अनहोनी हो जाती है। तो बच्चे, इसीलिए इसको कैपिटल रिसीप्ट बोला है, विच इज 100% करेक्ट। ये कैपिटल रिसीप्ट ही माना जाएगा। डन। सेकंड, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन। अच्छा बच्चे, इस वर्ड को गलत समझते, इरेक्शन ऑफ मशीनरी आर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे, इरेक्शन का मतलब है ना मशीनरी निकालना ही नहीं होता। इरेक्शन का मतलब होता है, अगर आप कोई भी मशीन खरीद के लेके आ रहे हो, फॉर सपोज मान लीजिए आप है ना बहुत बड़ा, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाने के लिए बड़ा सा एक पैनल खरीद के लेके आ रहा हूं, तो पैनल खरीदने के बाद उसको लगाने के लिए उसका प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, उसके लिए स्क्रू की जगह क्रिएट करना, उसकी पकड़ कमजोर ना हो जाए ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट करना, बेस क्रिएट करना, ये सब इरेक्शन होता है। तो किसी भी मशीन को लगाने में जो भी चीजें लगती हैं, उसका बेस, उसका प्लेटफॉर्म, ये सब इरेक्शन का ही पार्ट माना जाता है। तो यहां पे बोला गया कि वेजेस पे करें हमने इरेक्शन के लिए, ताकि मशीनरी लग जाए,
इनको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिया। बच्चे, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर आप मशीनरी वगैरह खरीद रहे हो तो उसको रेडी टू यूज बनाने में, उस मशीन को चलाने में जितने भी खर्चे करने पड़ते हैं वो सारे खर्चे कैपिटलाइज होते हैं। अगर हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो बिल्डिंग के साथ जो स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं वो कैपिटलाइज होती है। अगर हम मशीन खरीदते हैं तो मशीन को इंस्टॉल कराने में जो चार्जेस पे होते हैं वो कैपिटलाइज होते हैं। इरेक्शन का मतलब से आप समझ जाइए यहां पे इंस्टॉलेशन, ऐसा समझ जाइए। ये इंस्टॉलेशन के जो खर्चे होते हैं ये सब के सब कैपिटलाइज होते हैं। तो बच्चों, ये जो खर्चा होगा इसको आप P&L से चार्ज नहीं कर सकते, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मशीन की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। फॉर सपोज 1 लाख की मशीन थी और ये इरेक्शन या इंस्टॉलेशन के चार्जेस 10,000 हो गए, तो आप दुनिया को बोलोगे आपकी मशीन 1,10,000 की है साहब। ये कैपिटलाइज होंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है, भी गलत है। ठीक है, चलिए इसके बाद the financial statements must disclose all the relevant and reliable information in accordance with the full disclosure principle। full disclosure principle यही बोलता है कि हमको सारे के सारे reliable relevant information का disclosure चाहिए। तो यहां पे यही बात करी गई है which is 100% correct कि financial statement में must मतलब सब कुछ disclose करना ही पड़ेगा आपको, जो कि जानकारियां लोगों के काम की है। ठीक है, चलो फिर फोर्थ वाला, The business of partnership must be carried on by all the partners। अच्छा, बिजनेस जो है पार्टनरशिप का कह रहे हैं कि सारे पार्टनर को मिलकर चलाना पड़ेगा, क्या इतना ही सच है? नहीं सर, इट कैन बी कैरिड बाय ऑल द पार्टनर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कोई एक पार्टनर भी सबके बिहाफ पे काम कर सकता है, तो ये पूरा स्टेटमेंट नहीं है, ये भी गलत बात है। ठीक है, डेबिट नोट इशूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक। ओहो हो, डेबिट नोट जो इशू हुए हैं क्या वो सेल्स रिटर्न बुक के लिए इशू होते हैं? मेरे बच्चों, इसको ध्यान में कर लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए, दो नोट हो जाते हैं, एक हो गए डेबिट नोट, एक हो गए क्रेडिट नोट। क्या होते हैं ये आप सब जानते हो, मैं इस चर्चा का विषय नहीं करना चाहता, मैं आपको सिंपल इसको ध्यान में रखने की कोशिश करना चाहता हूं। ध्यान में कैसे रखते हैं बताना चाहता हूं। ठीक है बच्चे, परचेज जो होता है वो क्या होता है? परचेज सर हमारे लिए एक एक्सपेंस है। बहुत सारे लोग इसको एसेट बोलते होंगे, जो भी बोलते हो आप, एक्सपेंस एसेट, नो मैटर। इस एक्सपेंस एसेट का मेन बैलेंस क्या होता है? इस एक्सपेंस एसेट का मेन बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। क्या होता है साहब? डेबिट बैलेंस। और जो सेल होता है, ये सेल हमारे लिए इनकम होता है। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि एसेट कम हो गए हमारे पास। जो भी आप बोलिए दोनों में से, अल्टीमेटली अगर ये इनकम भी है या फिर एसेट कम हो रहे हैं, दोनों केस में इसका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। एसेट कम तो क्रेडिट, इनकम का बढ़ना तो क्रेडिट। तो आप ऐसे ध्यान रखिए, परचेस का बैलेंस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न जो है, परचेस रिटर्न जो है उसके लिए हम लोग डेबिट नोट इशू करते हैं। ठीक है, मतलब परचेस का ही जो भाई है परचेस रिटर्न, उसके लिए डेबिट नोट इशू करते हैं। और सेल्स का बैलेंस क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न के लिए हम लोग क्रेडिट नोट इशू करते हैं। ये आपको चेक करा जाएगा। ठीक है, तो परचेस रिटर्न पे डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न पे क्रेडिट नोट, क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट है तो डेबिट नोट, इसका बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट नोट। ऐसे आप इसको आपको ध्यान रख लीजिए। तो यहां क्या बोला? द डेबिट नोट इशूड फॉर द सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स का बैलेंस क्या था बच्चे? क्रेडिट, तो इसके लिए कौन सा नोट इशू होता है? क्रेडिट नोट। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए, when the shares are forfeited, जब भी शेयर्स फॉरफिट होंगे, the shares capital account is debited with the called up capital of the share। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विद द कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर forfeited। ओके, एंड द शेयर forfeited अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ना 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 ना, बोला गया जब भी शेयर फोरफिट करोगे तब क्या होगा? तो सारे बच्चों को पता है कि आप लोग जब फोरफिट करते हो तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हो विद द कॉल्ड अप वैल्यू, कि उस शेयर पे जितना पैसा कॉल्ड अप करा था। एंड शेयर फोरफिटेड अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट होता है विद द अमाउंट व्हिच यू हैव कॉल्ड एंड रिसीव्ड। मतलब वो पैसा जो आपने कॉल करा और आपको मिल गया, उसके साथ आपको क्रेडिट करना पड़ता है शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो ये बात भी इनकी गलत हो जाएगी, आराम से रीड कर लीजिएगा। क्या ये बात ठीक है? तो ये हमारे एमटीपी के भी क्वेश्चंस हो गए। चलो, इनके सॉल्यूशंस भी कुछ ऐसे ही दिए हुए हैं, इधर देख लीजिए। ये पूरे के पूरे सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि अगर आप रीड करना चाहो तो एक बार रीड कर पाओ कि कैसे इसको लिखा जाता है। चलो बच्चों, लिखने में ज्यादा टाइम खराब मत करना। पेपर में 3 लाइन, 3.5 लाइन, 2.5 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन काफी है। इतना आप लिखोगे आपको नंबर मिलेंगे। बस आपको सही सही के आसपास लिखना है सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन 3 पे आता हूं। ये आरटीपी जनवरी 2025 के, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, मस्त क्वेश्चन थे। फटाफट इनको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए आ जाइए। सबसे पहला, डेबिट नोट इशूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक। अभी जस्ट बताया मैंने,
सेल्स रिटर्न बुक के लिए कौन सा होता है सर? सेल्स रिटर्न बुक के लिए क्रेडिट नोट, और परचेज रिटर्न बुक के लिए डेबिट नोट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा ना। हाँ, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑफिस का फर्नीचर बेचना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे रिकरिंग आइटम जाते हैं, रेवेन्यू रिसीव जाते हैं। तो यहां पे आपके पास सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर आपका जो है वो कैपिटल नेचर का आइटम था, एसेट है, उसको सेल करके आपका जो बैलेंस होगा वो आपका कैपिटल रिसीव्ड है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला नहीं है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की बकाया सैलरी है, shall be show as liability, इसको लाइबिलिटी में लिखा जाएगा इन दी करेंट ईयर बैलेंस शीट। नहीं 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 नहीं, अगर पिछले साल का कर्जा था बच्चे तो इसको लाइबिलिटी में तो लिखा जाएगा, पर करेंट ईयर की बैलेंस शीट में नहीं, पिछले साल की जो बैलेंस शीट है उसमें लिखा जाएगा और उसके बाद उसको क्लियर करा जाएगा। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी 5-10 साल तक थोड़ी कर्जा चलता रहता है। अगर आपको किसी का सैलरी का आउटस्टैंडिंग देना है तो इट इज द करेंट लाइबिलिटी, तो इसको आप लाइबिलिटी में भी मेंशन करोगे, पर किस साल करोगे? जिस साल का ये खर्चा है, जिस साल का खर्चा बकाया है। तो यहां इन्होंने लिखा करेंट ईयर बैलेंस शीट, व्हिच इज रॉन्ग। आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर में लाइबिलिटी में शो होगी, पर कौन सी बच्चे? प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, जिसको आप बोल दीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में शो होगी। क्या ये बात क्लियर है? डन। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। चलिए फिर, व्हेन क्लोजिंग इन्वेंटरी इज ओवरस्टेटेड, नेट इनकम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड विल बी अंडरस्टेटेड। चलो आ जाओ, इसको देख लीजिए बच्चों, इस पे भी बनता है क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। देखिए 4 पॉसिबिलिटी है। एक होता है ओपनिंग इन्वेंटरी, एक होता है क्लोजिंग इन्वेंटरी, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंटरी या तो ओवरस्टेट हो सकता है या फिर अंडरस्टेट हो सकता है। क्लोजिंग इन्वेंटरी ओवरस्टेट हो सकता है या तो अंडरस्टेट हो सकता है। ओवरस्टेट, अंडरस्टेट, ठीक है। ओवरस्टेट का मतलब इसको आप ज्यादा पे रिकॉर्ड कर सकते हो या कम पे, सेम इसको भी ज्यादा पे या फिर कम पे। अब इसका इंपैक्ट क्या आता है आपको पता करना पड़ेगा। तो कहा गया मेरे बच्चे, इंपैक्ट क्या होता है प्रॉफिट में, मैं लॉजिकली भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पहले एक बार, और फिर है ना पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको बना के बता देता हूं, ठीक है ना, आपको याद करा देता हूं। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट है और एकदम सही ट्रेडिंग अकाउंट है। यहां पे मैंने लिख दिया ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री मान लीजिए मैंने लिख दिया 100 रुपए का। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे परचेज मैंने लिख दिया बच्चे 50 रुपए का। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पे 200 रुपए का, ये लिख दिया। और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिख दिया बच्चे 100 रुपए का, ठीक है। मान लो ये सब सही इंफॉर्मेशन है, तो ठीक है साहब, ये कितना हो गया? 300 रुपया हो गया। यहां भी क्या होना चाहिए? 300 रुपया होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? 150 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया, एकदम सही, ठीक है। मेरा क्वेश्चन किसके पास था उसी का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। हाँ, क्लोजिंग इन्वेंटरी पे था ना, ठीक है। अब इधर देखिए, अब मान लीजिए गलती से अगर मुझसे क्या हो जाए, इसी ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने में ओपनिंग में एकदम सही लिख दूं 100 रुपए, परचेस एकदम सही लिख दूं 50 रुपए, सेल एकदम सही लिख दूं मैं 200 रुपए, और गलती से क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मैंने ओवर स्टेट कर दिया, मतलब ज्यादा पे लिख दिया। 100 का था, मैंने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा पे लिख दिया, तो बताइए ज्यादा पे लिखा तो मान लीजिए 150 पे लिख दिया, तो बताइए इस तरफ का टोटल कितना हो जाएगा? 350। तो इधर का टोटल भी कितना हो जाएगा? 350। तो अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ा दिया तो इसकी वजह से जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा मेरे बच्चे, वो पता है क्या होगा? वो भी बढ़ जाएगा। और अगर ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम कर दूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा जो है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया द क्लोजिंग स्टॉक हैज द डायरेक्ट रिलेशन विद द प्रॉफिट। तो इसका साहब डायरेक्ट रिश्ता हो जाता है प्रॉफिट के साथ। अगर ये बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, अगर ये कम हो जाएगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो मेरे बच्चों 100 बात की एक बात कि साहब अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है with profit, which means कि अगर ये ओवर स्टेट हुआ है तो भैया आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और अंडर स्टेट हुआ है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, ऊपर वाले को देख लेते हैं। अगर मान लीजिए साहब ये ट्रेडिंग अकाउंट सही वाला है और मैंने वापस से एक बार नीचे बना दिया, मैंने सब सही लिख दिया, मैंने सेल लिख दिया साहब 200 रुपए का, मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया साहब 100 का, इधर टोटल हो गया 300 रुपया, और मैंने यहां परचेज भी लिख दी यहाँ पे 50 रुपए की, सब सही लिख दिया।
अब मैंने मान लीजिए ओपनिंग इन्वेंट्री गलत लिख दिया, ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने लिख दिया दोस्तों मान लो 150 रुपया, कितना लिख दिया बेटा 150 रुपया, ज्यादा पे लिख दिया बिल्कुल। अब क्योंकि ये ज्यादा पे लिख दिया बच्चे, 300 का टोटल होना चाहिए था, ये 200 हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट कितना निकल के आ गया 100 रुपए। तो साहब अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को बढ़ाता हूं तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो बच्चे इसका मतलब ये कि ओपनिंग इन्वेंट्री का इसके साथ है ना 36 का आंकड़ा है, ये है ना इनवर्स रिलेशनशिप में फॉलो करते हैं। और क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप में इसका रिश्ता है बच्चे, तो इसीलिए अगर ये बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, और अगर ये कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। टाइम नहीं है ज्यादा और डिटेल में बताने का, मैं आपको बस इसको याद कराना चाहता हूं कि ये चीज आपको एग्जाम में ध्यान में आ जाए फॉर द पर्पस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो भैया यहां पे जो है इनका जो रिश्ता है वो इनवर्स रिश्ता है। इनवर्स रिश्ता कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये ओवर स्टेट हो गया ग्रॉस ओपनिंग इन्वेंट्री, तो आपके प्रॉफिट क्या होंगे, कम हो जाएंगे, और अंडर स्टेट हुआ तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। और यहां पे एकदम सही रिश्ता है, अगर ये ओवर स्टेट है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अंडर स्टेटेड है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली आप लोग स्टेटमेंट को चेक कर लिया करें। अब इधर देखिए क्या बोला गया यहाँ पे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड थी, बढ़ गई थी, इसलिए नेट इनकम अकाउंटिंग की अंडरस्टेट होगी। गलत बात है, अंडरस्टेट नहीं होगी, क्या हो जाएगी बच्चे, ये ओवरस्टेट होनी चाहिए, है ना। तो ठीक है, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलिए फिर The result and position disclosed by final accounts are not exact, एकदम सही बात है, सुनने में बुरी है पर सही बात है। कहा गया कि जो रिजल्ट आते हैं, जो पोजीशन आती है, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, क्या वो एकदम एग्जैक्ट होती है? एग्जैक्ट का मतलब होता है 100% करेक्ट। क्या वो 100% करेक्ट हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग है वो बहुत सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट से बनी है, अकाउंटिंग अंदाजे से बनी है। और अगर कोई भी चीज अंदाजों पे बनी है तो वो बहुत हद तक सही हो सकती है, पर 100% सही नहीं हो सकती। जैसे हम डेप्रिसिएशन का अंदाजा लेते हैं कि एक मशीन 10 साल काम करेगी, एक मशीन 6000 घंटे काम करेगी, ऐसे बड़े सारे अंदाजे यहाँ पे लगाए जाते हैं दोस्तों, और उन अंदाजों के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं। तो ये बहुत हद तक सही हो सकती हैं, बहुत हद तक फेयर हो सकती हैं, बट 100% एग्जैक्ट हो सकती नहीं है। तो एग्जैक्ट वर्ड का यहाँ मतलब हो जाता है 100%, तो 100% सच नहीं है साहब। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बोला, हाँ आर नॉट एग्जैक्ट बोला है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पक्का कि हाँ एकदम एग्जैक्ट नहीं होती, एकदम 100% नहीं होती, बात सही है। ठीक है, इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे द ड्यू डेट ऑफ बिल्स फॉल ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, बिल्कुल सही बात नहीं है। ठीक है साहब, क्या बोला, अगर पब्लिक हॉलीडे है बच्चे, बिल ऑफ एक्सचेंज में बोला गया ड्यू डेट क्या हो जाती है, नेक्स्ट वर्किंग डे होती है क्या? नहीं सर, पब्लिक हॉलीडे क्योंकि हमको पहले से पता होता है तो हमारी ड्यू डेट जो होती है वो प्रीसीडिंग वर्किंग डे होती है, मतलब पिछले वर्किंग डे पे आती है। और अगर इमरजेंसी हॉलीडे हमारे सामने आता है तो वो अचानक से छुट्टी हमारे सामने आ गई है, उस केस में क्या होता है, नेक्स्ट वर्किंग डे जो होता है वो हमारी ड्यू डेट मान ली जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। चलिए फिर इसके बाद, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट देयरफॉर इट कैन नॉट बी वैल्यूड। ठीक है, बताओ सही है गलत है साहब? मैं बताता हूं बच्चे, ये भी गलत है। ओ सर हमने तो पढ़ा है गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते बुक में। बच्चे बिल्कुल सही बात है, गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते बुक में, पर आप लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ते समय पढ़ा होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। नंबर 1 इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, नंबर 2 इज परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्योंकि वो हमने सेल्फ डेवलप करी है, इसलिए अकाउंटिंग बोलता है कि खुद से जनरेट करी हुई गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड मत करिएगा। पर जो परचेज गुडविल होती है, मतलब हमने किसी के बिजनेस को खरीदा और गुडविल का पैसा दिया, उस गुडविल को किताब में रिकॉर्ड करा जाता है। तो इसीलिए यहां बोला गया कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं करते। नहीं, गलत बात है। आप है ना सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते। किसको रिकॉर्ड नहीं करते बेटा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते। आप परचेज गुडविल को तो रिकॉर्ड करते हो। तो ऐसा नहीं कि कोई भी गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती, सिर्फ सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि भैया वो एकदम सही कैलकुलेट नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला, वेयर आर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनपीओ इज अ सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी। मतलब एक एनपीओ सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है, कोई व्यापार वगैरह भी कर रहा है अलग से। प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द ट्रेडिंग एक्टिविटी, अगर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, shall be transferred to income and expenditure account at the time of consolidation। बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रख लीजिएगा इसको, है ना। अगर कोई एक एनपीओ है और को एनपीओ कोई प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी कर रहा है, कोई अलग से ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है, कोई अलग से व्यापार वगैरह कर रहा है, तो कहा गया कि साहब वो जो व्यापार वगैरह कर रहा है, उस व्यापार का जो भी मुनाफा घाटा वगैरह होगा उसको भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर आना पड़ेगा। ये एकदम सही बात होती है बच्चे। आपको एक कंसोलिडेटेड डेटा बनाना पड़ता है कि इनका मोटा मोटा क्या फायदा घाटा हुआ, तो उसको भी आप यहां पे लेकर आते हो। ये एकदम सही बात है। ठीक है, चलिए, The firm will receive surrender value. फर्म सरेंडर वैल्यू रिसीव करेगी
ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। ओहो हो, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है और उसने जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेके रखी हुई है तो फर्म को सरेंडर वैल्यू क्यों मिलेगा? फर्म को क्या मिलेगा? मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा, अश्योर्ड वैल्यू मिलेगा, जो उस पॉलिसी का सही वैल्यू है वो मिलेगा। सरेंडर वैल्यू तो तब मिलता है जब आप किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को बिफोर टाइम खत्म कर देते हो विदाउट द कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब विदाउट द डेथ ऑफ एनी पार्टनर। जब उसको आप खत्म कर देते हो तो जो वैल्यू पार्टनर को मिलता है वो सरेंडर वैल्यू होता है। तो अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो यहां पर मेच्योरिटी वैल्यू मिलना चाहिए, अश्योर्ड वैल्यू भी उसको बोलते हैं वो मिलना चाहिए, पर सरेंडर वैल्यू मिलना नहीं चाहिए। चलिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। लास्ट, कंपनी एक्स लिमिटेड इज इंकरिंग ह्यूज लॉसेस, बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं। The board of director of the opinion that in case of losses, बोर्ड डायरेक्टर को लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, उनकी ओपिनियन ऐसी है कि देयर इज नो नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर। ओहो हो, वो कह रहे हैं कि हमारे धंधे में बड़ा घाटा हो रहा है, इसीलिए हम लोग डिबेंचर होल्डर को ब्याज नहीं देना चाहते, इंटरेस्ट नहीं देना चाहते। बच्चे, डिबेंचर होल्डर है ना आपकी एक्सटर्नल पार्टी से, ये आपके मालिक नहीं है, ये थर्ड पार्टी है, इनसे आप लोन लेकर आए हो। और अगर आपने किसी से भी लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट कोई एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, इंटरेस्ट है ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये खर्चा होता है, इनको ये पे करना ही पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि साहब भले इनको फायदा हो रहा हो घाटा डजंट मैटर, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ ना अपने मालिकों को राजी कर सकते हो कि भैया फायदा नहीं हुआ इसलिए फायदा नहीं बांट रहे। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आप रोक सकते हो क्योंकि प्रॉफिट हुआ नहीं तो बांटे क्या, बट भले लॉस हो रहा हो आपको खर्चे तो सारे पे करने ही पड़ेंगे। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर जो है ये भी एक खर्चा है बच्चे, ये तो पे करा ही जाएगा ही जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। पर्पस यही है कि छोटी छोटी वीडियो बना के आपको जल्दी जल्दी सब चीजों को रिवाइज कराया जा सके एग्जाम से पहले, ताकि आपके मार्क्स का आपको डेंट ना पड़े। चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर यही और वीडियोस चाहिए तो बिल्कुल बताते रहिए, कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है बताते रहिए, और कोई भी डर वगैरह लग रहा है तो आप लोग हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए दोस्तों।